हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भूमि एवं मृदा संसाधन का ये तीसरा लेक्चर होगा। और आज हमारा ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ एक चैप्टर और हम इंक्लूड किए हैं ज्योग्राफी का, जिसमें हम पढ़ सकते हैं जल संसाधन। तो जल संसाधन भी आज हम लोग पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो जल संसाधन हमारे लिए कैसा है, उससे जानने से पहले हम लोग पूरे के पूरे भूमि एवं मृदा संसाधन का ये तीसरा लेक्चर देख लेते हैं। 2 वीडियो आपके अपलोड है, आप वहां जाइएगा। क्लास 10th ज्योग्राफी का नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप हमारे चैनल पे जाइएगा। आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो अपने चैनल पर जाइए, चैनल मेरे फोटो पे क्लिक करिएगा तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा क्लास 10th ज्योग्राफी। तो उस पर क्लिक करिएगा तो आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों वीडियो, तीसरा तो आज आप देख रहे हैं, लेकिन 2 वीडियो जो आपको है, जो नहीं देखे हैं जो पहले से, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये आपका भूमि मृदा संसाधन, ठीक है। और जो भी आपको समझ में नहीं है कमेंट करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना, इस तरीके का कंटेंट पाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग आ गए लाइव, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तीसरा लेक्चर होगा, पता है आप लोगों को तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हो गया था ना हम लोग का। 2 लेक्चर हम लोग क्या पढ़ लिए थे थोड़ा, तो हम लोग पढ़ लिए थे मिट्टी के बारे में। जो देखा गया था कि जो मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताया था सर कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, 8 प्रकार। तो 8 प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख मिट्टी माना जाता है जलोढ़। किस कौन मिट्टी को? जलोढ़। जो क्वेश्चन आएगा ना वो 4 मिट्टी से क्वेश्चन आता है। कौन कौन मिट्टी से आता है? 4। तो 4 मिट्टी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। जो 4 मिट्टी और है उनका नाम आपको हम लिखा चुके हैं, बस वो नाम ही आपको याद रखना बहुत है। कि अगर ये मतलब बोलेगा 8 मिट्टी का नाम लिखना, तो 4 मिट्टी उधर है और 4 मिट्टी का यहाँ पे डिस्कशन अच्छे तरीके से कर दिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, वो 400 क्वेश्चन उतना आता नहीं। आगे चलते हैं, स्टार्ट करें। आगे देखिए, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार। यहाँ देखो, जलोढ़ मिट्टी हम लोग पढ़े थे कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा कितने %? 43% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी का भंडार है हमारे भारत में। ये तो पढ़ लिए थे। तो जलोढ़ मिट्टी का भंडार हमारे भारत में 43% है, तो उसको भी 2 भाग में बांटा गया है। मतलब जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग। एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी, एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो सर, मिट्टी नया पुराना भी होता है क्या? मिट्टी नया पुराना होता है क्या? तो हाँ सर, मिट्टी नया पुराना होता है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझाएंगे कैसे मिट्टी नया पुराना होता है, उसको हम समझते हैं कैसे मिट्टी नया पुराना होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक नदी है, क्या है? ये नदी है, ये नदी दिखाई दे रहा है आपको, ये नदी का ये रास्ता है, ठीक है। अगर बाढ़ आएगा तो नदी, मान लेते हैं बाढ़ आया, और बाढ़ आने के बाद नदी का इतना दूर तक का क्षेत्र क्या हो गया? मिट्टी लाया नदी और पानी इधर उधर फैल गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी बाढ़ तेजी से आ जाता है, ठीक है। अभी जो बाढ़ आएगा, नॉर्मल जब भी बाढ़ आएगा तो इतना पानी जरूर, इतने चारों तरफ पानी जरूर देगा। जितना नदी है उसके मान लेते हैं कि थोड़े अरारे पर या फिर थोड़ा जमीन पर पानी, इतना दूर पानी हर बार देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तेज बाढ़ आता है, इतने दूर तक पानी क्या कर देता है? बिखा देता है। जब पानी इतने दूर तक फैलेगा तो इतनी दूर तक मिट्टी ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? जब इतने दूर तक मिट्टी ले जाएगा तो यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी हो गया। अब फिर जो पानी आ रहा है, फिर बार बार बाढ़ आ रहा है, लेकिन इतना दूर तक पानी नहीं फैल पा रहा है, पानी इतने ही दूर तक फैल पा रहा है। तो बताओ कि बार बार मिट्टी कहाँ पे आ रहा है? इतने भाग में। तो ये तो नया हो गया, लेकिन इधर मिट्टी नहीं ना है, बार बार नहीं मिट्टी आ रहा है। अब तेज बाढ़ आएगा तो ना मिट्टी आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया कुछ दिन का पुराना। तो कहने का मतलब इसको हम कह सकते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो कह सकते हैं 2 प्रकार की मिट्टी होती है, एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है, दूसरा कौन सा मिट्टी होगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो। कोई दिक्कत है? नहीं है, पुरानी समझ में आ गया ना। अब आगे समझते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले नई जलोढ़ मिट्टी, या आप इसको बोल सकते हैं खादर मिट्टी। कौन मिट्टी बोलते हैं? खादर मिट्टी। कौन को इसको रवादार लिख दिया था? खादर है, बुझिए, खादर मिट्टी बोल सकते हैं। अब पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। अब बांगर है बांदर मिट्टी में समझ लेना। बांगर मिट्टी अलग होता है, बांदर मिट्टी अलग होता है। बांदर अलग है, बांदर मतलब हो मंकी, अभी बांदर मिट्टी में समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग पढ़ने वाले नई जलोढ़ मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? खादर मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहेंगे? बांगर। कौन सा मिट्टी कहेंगे? बांगर। आगे चलते, एक और यहाँ पे पॉइंट समझिएगा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दियार क्या होता है? बिहार में पाए जाने वाली बालू युक्त जलोढ़ मिट्टी। यानी कहने का मतलब है कि जो मिट्टी में बालू पाया जाता हो, जैसे हमारे अभी गांव है, और इस गांव में देखना अधिकतर जो मिट्टी है रेतीली मिट्टी होती है ना, जिसमें बालू की मात्रा है। मतलब पानी डालो और मान लेते बहुत कस के बारिश हो गया, और थोड़ी देर बाद वहां पे चलोगे तो तुम्हारा पैर भी नहीं लेटेगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार की मिट्टी को कैसा मिट्टी कहेंगे? दियार। क्या कहेंगे? दियार। और दियार कहने का मतलब कैसा मिट्टी? जहां पे वैसी मिट्टी, यानी वैसी मिट्टी जो बालू युक्त जलोढ़ मिट्टी हो, मतलब जलोढ़ हो, नहीं उपजाऊ भी हो
और बालू युक्त हो तो उसी को कहेंगे क्या, दियार। क्या कहेंगे, दियार। और दियार मिट्टी किसके लिए उपयोग होता है बाबू, मक्का के लिए। मकई देखो रोपाता है ना हम लोग के गाँव में, हम लोग गाँव में मकई रोपाता है ना बहुत सारा, और देखना कि मकई रोपाता है तो बलुई मिट्टी ना रहता है, हाँ, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा ना तुम लोग को। आगे देखो, दियार कहते हैं। आगे चलते बाबू, भारत में मिट्टी में देखो क्या क्या है, तो नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, फास्फोरस है, इस तरीके से यहाँ पे देखा गया है। तो कहने वाला नाइट्रोजन ह्यूमस और फास्फोरस है, नहीं है सर, ये सभी चीजों का अभाव है। भारतीय जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव है, ठीक है, भारतीय जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस का अभाव है, भारतीय जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस का अभाव है। तो दिक्कत इस तरीके से। अब क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि भारतीय जलोढ़ मिट्टी मतलब भारतीय जलोढ़ मिट्टी कहा जाए या भारत की जितनी सारी मिट्टी यहाँ कहा जाए, भारतीय जलोढ़ मिट्टी हो या भारत में जितना मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, है ना, आपका दलदली मिट्टी, जो भी मिट्टी हो, उस सब में अभाव किसका है, तो नाइट्रोजन कम पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस कम पाया जाता है, फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। आगे चलते हैं। अब अगला जो है मेरा पॉइंट वो हमारा कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की मात्रा जो भारत में कितना है, 19% है। कितना प्रतिशत है, 19% है। 19% है। कारण, अब देखो कहने का मतलब है कि लाल हो रही है, मिट्टी को लाल कहने का कारण क्या है, इस मिट्टी को लाल मिट्टी कहते क्यों है, तो उसमें पाया जाता है लोहा का ऑक्साइड, ठीक ना, उसमें क्या उपस्थित होता है, लोहा का ऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछ देगा बाबू कि मान लेते हैं लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो बोलने उसमें उपस्थित तो क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है ना, उपस्थिति के कारण उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। आगे चलते हैं। लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है लोहा और मैग्नीशियम के रवेदार खनिज की रूपांतरित करने चट्टान से। कहने का मतलब है कि लाल मिट्टी का निर्माण क्या करेंगे, लोहा और मैग्नीशियम के रवेदार से उसका क्या करता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया, बोरा में चल गया, समझ में आ रहा है कि बोरा में जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, बोरा में मत भेज देना उसको। आगे चलते हैं। अब देखो आगे देखो, पाया कहाँ जाता है बाबू, तो ये दक्कन का पठार में पाया जाता है। मतलब ये जो आपका लाल मिट्टी है वो कहाँ पाया जाएगा, दक्कन का पठार में। या फिर अगर क्षेत्र की बात की जाए तो आप क्षेत्र में ले लो, झारखंड ले लो, फिर देखो आंध्र प्रदेश ले लो, तेलंगाना ले लो, फिर छत्तीसगढ़ ले लो, इस सब जगह पर क्या है, इस सब जगह पर तुम्हारा क्या है, लाल मिट्टी का भंडार तुमको देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक विस्तार देखो कहां पर देखा जाए बाबू, यानी कि लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार देखा जाए तो सबसे ज्यादा विस्तार कहां बाबू, तमिलनाडु में। और इस मिट्टी में किस चीज का अभाव होता है, तो आपको बताया था नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस। लिखना बार बार जरूरी है क्या, भारत में जितनी सारी मिट्टियां हो उसमें नाइट्रोजन कम मिलेगा, फास्फोरस कम मिलेगा, है ना, ह्यूमस कम मिलेगा, ये सारी चीजों का अभाव आपको देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं बाबू। अगला कौन सा मिट्टी है बाबू, काली मिट्टी। आप बोल सकते हो बाबू उत्पादन, यानी कहने का मतलब है कि ये जो काली मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है, किसके लिए उत्पादन के लिए सही है, तो इसमें सभी चीजों का उत्पादित किया जाता है, इसमें सभी चीजों का उत्पादन किया, समझ में आ रहा है। चला आगे चलते हैं। काली मिट्टी का बात करते हैं। काली मिट्टी क्या है, तो काली मिट्टी को ही हम रेंगुड़ मिट्टी कहते हैं, उसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी कहते हैं, उसी को बोलते हैं लावा मिट्टी, उसी को कहते हैं चरनोजन मिट्टी। क्या बोलते हैं, चरनोजन मिट्टी। यानी काली मिट्टी बोले वही बात, रेंगुड़ मिट्टी बोले वही बात, फिर बोले लावा मिट्टी बोले वही बात, कपासी मिट्टी बोले, मतलब कपासी करने का मतलब क्या, इसमें कपास उगाया जाता है ना। कपास के लिए कौन सा मिट्टी उत्तम है, तो काली मिट्टी कपास के लिए क्या है, उत्तम माना जाता है, ठीक है। निर्माण की बात किया, बनता कैसे है, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से जो मिट्टी बनता है उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं काली मिट्टी, उसी को बोलते हैं रेंगुर मिट्टी, उसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी, उसी को बोलते हैं लावा मिट्टी, उसी को बोलते हैं चरनोजन मिट्टी, उसी को चरनोजन मिट्टी, उसी को कहते हैं क्या बाबू, इस तरीके से। अब बोलेगा निर्माण कैसे करते हैं, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। अब देखो विस्तार कहाँ है, विस्तार करने का मतलब देख सकते हो महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में सबसे ज्यादा इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है, समझ में आ रहा है। अब देखो उत्पादन के लिए बाबू, तो उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम कौन है, यानी कहने का मतलब है कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उपजाया जाता है, तो कपास उपजाया जाता है। समझ में आ रहा है कि बोरा में जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, बोलेगा हाँ। अब देखो, अब आता है बाबू, देखो यहाँ पे टाइटनो मैग्नेटाइट, ठीक है, टाइटनोमैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। क्वेश्चन पूछ दिया बाबू कि काली मिट्टी का रंग काला काहे होगा जी, तो टाइटनोमैग्नेटाइट के कारण, उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों, बना दोगे, कोई दिक्कत है यहां तक, आगे चलते हो। लेटेलाइट मिट्टी, कौन मिट्टी, लेटेलाइट मिट्टी, यही चौथा है, नहीं लाल हो गया,
14 जी, हाँ 14, यही लास्ट है ना। इस तरीके से हम लोग 4 मिट्टी को हम देखो, जलोढ़ हो गया ना, लाल हो गया ना, उसका काली हो गया, फिर लेटेलाइट हो गया। ये 4 मिट्टी के अलावा हमारे पास बहुत सारी मिट्टियां हैं जो 4, उसमें से डायरेक्ट आप उसका नाम याद कर लो, ये बहुत है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आगे। अच्छा बाबू, लेटेलाइट मिट्टी में यह मिट्टी क्या होता है, यह मिट्टी उस क्षेत्र पर बनता है जहां क्या होता है, ज्यादा वर्षा तथा ज्यादा गर्मी पड़ता है। कहने का मतलब है कि ज्यादा वर्षा या ज्यादा गर्मी जहां पे पड़ेगा उसमें वहां पे कौन सा मिट्टी बनेगा, लेटेलाइट मिट्टी बनेगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन बोलेगा लेटेलाइट मिट्टी कहां बनता है बाबू, तो जहां ज्यादा वर्षा हो और ज्यादा गर्मी भी हो उस जगह पर कैसा मिट्टी बनेगा, लेटेलाइट मिट्टी। प्रक्रिया पढ़ते बाबू, प्रक्रिया सबसे पहले बोलेगा कि लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो निच्छालन प्रक्रिया से होता है। निच्छालन विधि के द्वारा इसका निर्माण होता है। सबसे ज्यादा इसका भंडार कहाँ बाबू, केरल में। कहाँ है भंडार, केरल में। क्वेश्चन करेगा तुम लोग से कि बोलेगा कि लेटेलाइट मिट्टी का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है, केरल में। लेटेलाइट मिट्टी का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, केरल में। ठीक है ना। उत्पादन, उत्पादन बाबू किसके लिए बाबू, तो चाय के लिए, कॉफी के लिए ये आपका लेटेलाइट मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। आगे चलते बाबू, रंग होता है, तो रंग क्या होता है बाबू, देखो ये लाल। सबसे पहले लेटेलाइट में देखो यहाँ भी लाल मिट्टी है, लेकिन लेटेलाइट मिट्टी का भी रंग कैसा होता है, लाल। लेकिन जैसे ही गलने यानी इसमें नमी जैसे ही मिलता है तो ये कैसा हो जाता है, लाल। यानी क्वेश्चन आएगा लेटेलाइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन जब उसमें गीला हो जाता है, जब नमी आ जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे काली मिट्टी में, अब यहाँ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट पॉइंट है, ध्यान देना। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। क्वेश्चन बोलेगा बाबू कौन सी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो बोलेंगे काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही जल धारण करता है तो वो जल धारण करने के बाद उसको गर्मी पड़ता है, सूखता है तो दरार भी फटने की क्षमता ज्यादा होती है। यानी बताओ कि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा, मतलब जल सूखेगा, लेकिन जैसे ही उस पर गर्मी पड़ेगा तो दरार फटने का भी काम आता है। जैसे हम लोग का खेत है इधर, है ना, तो देखना दरार तो फटेगा लेकिन उतना बड़ा बड़ा दरार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है, उसमें दरार करने की क्षमता ज्यादा होती है, मतलब बड़ा बड़ा दरार करने का मतलब क्या, उसमें पैर भी ढुक जाएगा। और जहां दरार ज्यादा है समझो मिट्टी उतना ही उपजाऊ। अब दरार फटेगा था ना, ऊपर से मान लेते हैं कि मान लेते पानी गया, अब दरार है ये नहीं है तो पानी अंदर तक जाएगा, दरार रहेगा तो पानी अंदर तक जाएगा। अब दरार रहे नहीं करेगा तो पानी अंदर तक जाएगा, और जब पानी अंदर नहीं जाएगा तो मिट्टी गीला होगा, भंगुर होगा, और जब मिट्टी भंगुर नहीं होगा तो उपजाऊ होगा। बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये वाला चैप्टर जिसमें हम लोग बनते हैं कौन सा, भूमि एवं मृदा संसाधन संपाद। कोई दिक्कत? हाँ, तो इस तरीके से बने रहिएगा। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन कहने का मतलब तुम लोगों को पता होगा कि जितनी सारी क्रियाएं जो होती है, जितनी सारी क्रियाएं होती है वो बिना जल के होगा नहीं, होगा नहीं होगा। तो जल अगर क्वेश्चन में आ जाएगा बाबू कि जल कैसा संसाधन है, तो मान लो बाबू जल एक दुर्लभ संसाधन भी कह सकते हैं। कैसा संसाधन कह सकते हैं, दुर्लभ। या जल एक आधारभूत संसाधन है, या जल एक प्रमुख संसाधन है। तो क्वेश्चन सभी बनता है इससे कि जल कैसा संसाधन है, तो जल एक प्रमुख संसाधन है। जल कैसा संसाधन है, तो जल एक आधारभूत संसाधन है। जल कैसा संसाधन है, तो जल एक आपका दुर्लभ संसाधन है। तो ये सारी क्रियाएं कह सकती है। अब बताओ बाबू, आप कहिएगा कि सर जल तो इतना भाग है, जो पीला पीला आपको नजर आ रहा है, पीला बोला है, ब्लू जो नजर आ रहा है वो क्या है आपका, जल। तो ये पूरा विश्व का मैप है, पूरे पृथ्वी का मैप है ये। अब पूरे पृथ्वी में देखो जल इतना दिखा दे रहा है ना, इतना जल है। तो सर बताइए कि जल इतना दुर्लभ संसाधन को कैसे बोल रहे हैं? जल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जल दुर्लभ संसाधन कैसे बोल रहे हैं? जल तो सबसे पृथ्वी से ज्यादा तो जल है। जल कहने का मतलब कितना प्रतिशत, तो जल देखो अगर देखा जाए पूरे पृथ्वी पूरे विश्व यानी पूरे पृथ्वी अगर 100% है तो 100% में हम लोग कितना परसेंट, 71% क्या है आपका, जल है। 71% क्या है, जल है। अब 29% क्या है, स्थल है। तो फिर सर 71% अगर जल है तो इसको आप दुर्लभ संसाधन इसको कैसे करें? इसको तो सुलभ संसाधन आसानी से मिल रहा है, तो दुर्लभ कैसे कह रहे हैं? तो दुर्लभ इसलिए कह रहे बाबू कि पीने योग्य जल का मात्रा कम है। पीने योग्य जल का मात्रा कम है, यानी मीठे जल की मात्रा कम है, इसलिए कैसा संसाधन कहलाएगा, दुर्लभ संसाधन कहलाएगा। तो दिक्कत इस तरीके से हम समझते हैं। लेकिन दुर्लभ के साथ साथ क्या है, आधारभूत भी है, आधारभूत। चलो आगे देखते हैं क्या है आगे, कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो जल एक प्रकार का प्रमुख संसाधन है या फिर एक आधारभूत संसाधन है, या इसी को कह सकते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन है, इसको दोबारा बना सकते हैं। तो क्वेश्चन बाबू पूछ देगा कि जल कैसा संसाधन है, तो क्या बोलेगा, एक प्रमुख संसाधन है। जल कैसा संसाधन है, तो आधारभूत संसाधन है। या फिर जल कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय कहते हैं किसको, जिसका हम लोग पुनः निर्माण कर सके उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसका निर्माण पुनः निर्माण कर सकते हैं उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जिसको दोबारा नहीं बना सकते उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बताओ कि ये बिजली है, एक ऐसा संसाधन है। ये जो बिजली हम लोग करंट देख रहे हो कैसा संसाधन, नवीकरणीय क्या नवीकरणीय,
देखो नवीकरणीय क्या नवीकरणीय, ये नवीकरणीय संसाधन, इसको दोबारा बना सकते हैं। जैसे जल से ही ना ऊर्जा, जल से नहीं बनता है, अरे बनता किससे है, जल से। जल खत्म हो गया, जल खत्म नहीं ना हुआ है। हाँ तो पूछता बोलेगा तो सर अनवीकरणीय कौन है, तो अनवीकरणीय तुम्हारा मान लो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। कहने का मतलब पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म होगा, तो उसको दोबारा बना देंगे। और दोबारा बनाने के लिए हम लोग को मरना पड़ेगा, है ना। तो दोबारा बनाने के लिए हम लोग को मर जाना पड़ेगा तब ना बनेगा, तो दोबारा नहीं बन पाएगा। तो पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम का डीजल, पेट्रोल, गैस, है ना, तुम्हारा कोयला, ये सब अनवीकरणीय संसाधन, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और बोलेगा क्या दुर्लभ, अनवीकरणीय के साथ साथ ये दुर्लभ भी है, तो हाँ सर दुर्लभ मतलब ये आसानी से नहीं मिलता है। अब पेट्रोलियम आसानी से मिल जाएगा, पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, 110 रुपए लीटर है, आसानी से मिल जाएगा, मतलब ठेका चल जाएगा। कोयला आसानी से मिल जाता है, कोयला मान लो तुम चल जाओ बगल में आपका ये यहाँ पे रानीगंज में चल जाओ, या फिर मान लो बगल में कोडरमा में चल जाओ, तो कोयला है क्या, वहां से कोयला उठा करके लाएगा तो तुमको इलीगल है कि लीगल है, इलीगल है ना जी, इलीगल है। कोयला वहां से सरकार है, मतलब सरकार वहां से कोयला क्या करता है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। अब हम लोग जाएंगे और जा करके वहां से कोयला लाएंगे, इलीगल कहलाएगा ना, तो वो भी एक प्रकार का दुर्लभ संसाधन है। दूसरी चीज, कोयला को हम लोग निकालते हैं कैसे, तो बहुत अंदर तक खुदाई किया जाता है तब कोयला निकलता है, ठीक है। आगे होता है पीने वाला पानी अनवीकरण, बोलेगा बाबू पानी एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन क्या पीने वाला पानी नवीकरणीय संसाधन है, नहीं। पीने वाला पानी नवीकरणीय संसाधन नहीं, जो पानी हम लोग पीते हैं या फिर मीठा पानी, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। लेकिन पीने वाला पानी खत्म हो रहा है, लेकिन अगर और पानी की मात्रा देखी जाए तो वो खत्म नहीं हो रहा। तो बोलेगा वो पीने वाला पानी एक अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब इसकी दोबारा हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से मीठा जल, मतलब बोलेगा मीठा जल कैसा संसाधन है, तो एक अनवीकरणीय संसाधन। पूरे पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 71% भाग जल है, इसी कारण से कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब आगे समझो, हमारा जो पृथ्वी यहाँ पर दो गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध है, दो गोलार्ध, ठीक है, दो गोलार्ध है ना, दो गोलार्ध में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो मान लेते हैं पृथ्वी है, अब पृथ्वी बोले सर गोलार्ध में गोल नजर आता, गोल नहीं, तो इसको ऐसे मोड़ देंगे तो गोल हो जाएगा, मोड़ देंगे इस तरीके से, गोल हो गया ना। तो ये भी पृथ्वी है ना, है गोल हो गया, बस इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाया गया है, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, सपाट दिखाई दे रहा है। तो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी में चेक करो, यहाँ पर दो चीजें नजर आ रही है तुम लोग को। देखो अगर इसको 20 से बांट दिया जाए, ठीक है, अगर इसको 20 से ऐसे बांट दिया जाए तो बताओ कि ऊपर में उत्तर और नीचे में क्या होता है, क्या हो जाएगा, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ। अब देखो ये आपका ईस्ट, ये आपका भैया है ईस्ट। अब चीज को थोड़ा सा समझना है आपको कि मान लेते हैं कि इसके अलावा देखो ये गोला है पूरा, ठीक है, तो गोला है तो हमको उत्तरी गोलार्ध में देखना और दक्षिणी गोलार्ध में देखो। तो स्थल की मात्रा कहाँ ज्यादा है, उत्तर में ज्यादा है कि दक्षिण में ज्यादा है, स्थल करने का मतलब जमीन का नहीं ज्यादा है, ऊपर में है कि नीचे में है, यानी इसके बराबर, मतलब इसके बाद ऊपर में ज्यादा जमीन है कि नीचे में ज्यादा जमीन है, ऊपर में। तो इसको बोल सकते हैं बाबू पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। कौन सा गोलार्ध कहा जाता है, स्थल, क्योंकि यहाँ पे स्थल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब फिर उसके बाद जल की मात्रा कहाँ है, ज्यादा नीचे। तो बोलेगा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को कैसा गोलार्ध कहा जाता है, जल गोलार्ध कहा जाता है। समझ जाएगा ना। हाँ तो बोलेगा वो स्थल गोलार्ध किसे कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। बोलेगा जल गोलार्ध किसे कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। भारत में जल का स्रोत क्या क्या है, तो भारत में जल का स्रोत है वर्षा जल, सबसे ज्यादा सिंचाई इसी से होता है ना, सबसे ज्यादा सिंचाई इसी से होता है। फिर उत्तर भारत में नहर है बाबू, उत्तर भारत में नहर है, ठीक है, नहर के द्वारा क्या होता है, सिंचाई करता है। और दक्षिण भारत में क्या बाबू, कुआं है। बोलेगा उत्तर भारत में नहर का है सर, उत्तर भारत में नहर का है, दक्षिण भारत में कुआं का है। तो कहने का मतलब यहाँ देखो कि यहाँ पर हमारा क्या है, हिमालय। ये देखो मान लेते भारत कहाँ गए, आप भारत को देखेंगे, ये भारत अपना भारत देश है ना। अब देखो यहाँ पे आपका मान लो हिमालय, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है, तो नदी निकलेगा यहाँ से बहुत सारी, जब नदियां निकलेगा तो बताओ कि नदियां निकलेगा तो नहर का निर्माण करेगा नहीं इधर। अब बताओ कि यहाँ नहर बन जाएगा, है। तो उत्तरी गोलार्ध में नहर के द्वारा सिंचाई होता है। अब नदी है तो नदी से छोटा छोटा नहर निकलता है, तो जहाँ नदी वहां नहर। तो कहने का मतलब बोलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में किसके द्वारा सिंचाई ज्यादातर होता है, तो नहरों से। और दक्षिणी गोलार्ध में कुआं से, कोई से कुआं से। यहाँ देखो क्वेश्चन दे ले बाबू, यहाँ बोलेगा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई होता है, दक्षिणी गोलार्ध में किससे होता है, कुआं। यानी उत्तर गोलार्ध में आपको ज्यादातर नहर देखने के लिए मिलेगा, और दक्षिण गोलार्ध में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कुआं देखने के लिए। बोलेंगे सर हम लोग के पास नहर देखने के लिए बड़े मिलता है, तो क्या हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, एकदम उत्तरी गोलार्ध में नहीं रे, नहीं रे। देखो यहाँ से ऊपर दिखा दे रहा ना, अरे गजब आदमी है लोग। अब देखो
सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाली नदी का नाम है बाबू गंगा। क्वेश्चन पूछेगा बाबू सबसे ज्यादा कौन सी नदी से सिंचाई होता है? गंगा से। कौन सी नदी से? गंगा से, ठीक ना। गंगा निकलती कहाँ से है सर? हिमालय से। हिमालय कौन भाग से? उत्तरी भाग से। हिमालय उत्तरी भाग से। देखो अपना यहाँ है हिमालय, ठीक है ना। यहाँ क्या है? हिमालय। हिमालय कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती हुई चलती है, तो हमारा क्या है? गंगा कहलाता है। तो बोलेगा सबसे ज्यादा सिंचाई किससे करते हैं? तो सबसे ज्यादा सिंचाई किससे करते हैं? कौन नदी से? गंगा नदी से। आता है वो तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जो बोलते हैं भूमिगत जल। भूमिगत करने का मतलब कुछ जमीन के नीचे से जल निकालते हैं ना। ये भी हमारे लिए संसाधन है जल का। तो भूमिगत जल हमारे लिए जल का संसाधन है। फिर देखो क्या है? चौथा तालाब, पोखर, झील, अन्य जलाशय। फिर देखो पांचवा संसाधन जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है क्या सर? तो ग्लेशियर जो है जैसे कहने का मतलब हिम का बर्फ। हिम मतलब बर्फ का पहाड़, ठीक है ना। तो धीरे धीरे बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। अब जैसे जैसे ऊंचा होते गया वहां पर तापमान घटते गया। सर ऊंचा होगा तो तापमान घटेगा? एकदम सर तापमान घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे ना तो हम लोग का तापमान घटे, मतलब हम लोग को गर्मी कम लगेगा। बोलो काहे? कारण क्या है ना कि नीचे से ऊपर जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हल्का वो नीचे और जो भारी बात सही कर। तो देखो जो भारी ऊपर रहेगा, मतलब हम जो बोल रहे हैं कहने का मतलब हमारे साथ सब बकता है। और जो हल्का रहेगा ऊपर जाएगा और जो भारी रहेगा कहाँ जाएगा? नीचे। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन तुम लोग से करेगा कि हिम ग्लेशियर का बात करेगा तो ग्लेशियर के बारे में समझ रहे हैं। तो ग्लेशियर कहने का मतलब वो जी बर्फ का पहाड़। बर्फ का वो जी पहाड़। तो सर क्या बर्फ के पहाड़ से हम लोग का लाभ है? एकदम लाभ है। बर्फ के पहाड़ से इसीलिए लाभ है कि बर्फ जब गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलता है तो उससे क्या होती है? बहुत सारी नदियां निकलती है। अब ये नदियां जो निकल रहा है ये नदियां यहाँ से बर्फ है, यहाँ यही ना हिमालय। और जब नदियां ग्राम से निकल रहा है यही ना नदी हम लोग के पास आता है। तो कहने का मतलब है कि ग्लेशियर क्या है? हम लोग के लिए जल का एक संसाधन है जो क्या होता है गलने के बाद उसमें से जब ये गलता है तो इससे नदियां बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी नदियां निकलती है, समझ आया? तो ये क्या है? एक जल का संसाधन है। आगे चलते हैं। पूरे विश्व में जनसंख्या का ध्यान दो, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे विश्व में जनसंख्या का 17.5% भाग है जो भारत में रहता है। मतलब मान लेते हैं कि अगर पूरे विश्व की जनसंख्या 100 को है, क्या वो है? 100 व्यक्ति पूरे विश्व में रहता है तो उसमें से 17 व्यक्ति कहाँ रहता है? भारत में। क्या ऐसा ही है? अरे पूरे विश्व में 100 व्यक्ति, उसमें से 17 व्यक्ति कहाँ? भारत में। तो बताओ भारत की जनसंख्या कम की ज्यादा? ज्यादा है रे। कहने का मतलब 100 व्यक्ति पूरे विश्व में। जब देखो मान लेते पूरे विश्व, कहने का मतलब ये तुम्हारा विश्व था, ये तुम्हारा क्या था? विश्व था। ये तुम्हारा विश्व था, ये पूरा का पूरा विश्व है। अब पूरे विश्व में 100 व्यक्ति रहता है और 100 व्यक्ति में से 17 व्यक्ति देखो यहाँ पे रहता है। 17 व्यक्ति यहाँ पे, अब बाकी कितना व्यक्ति? 83 व्यक्ति बचा हुआ है और 83 व्यक्ति में पूरे देश में है। तो सोचो कि हमारे पास जनसंख्या कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। और ज्यादा के साथ साथ क्षेत्रफल कम है कि ज्यादा है? क्षेत्रफल कम है ना बाबू। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है बाबू कि पूरे विश्व का जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो बोला 17.5% भारत में रहता है। जो जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। लेकिन एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान पर है? 2030 आते आते ही कहानी खत्म होने वाला। हम लोग पहला स्थान अर्जित करेंगे। कहने का मतलब हम लोग टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। कितना गर्व की बात है हम लोग, गर्व की बात है कि हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान पर आ जाएंगे? पहला स्थान पर। कितना गर्व की बात है। क्या बोलेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला देश भारत। और भारत में बोलेगा 2030 में। अभी चाइना बोल रहा है, चाइना लगा दिया वहां पे, बैन लगा दिया है, ठीक ना। अगर 2 से ज्यादा होगा तो तुमको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। अपने कमाओ अपने खाओ। और यहाँ तो भाई मत कहो, लिमिटेड नहीं है ना। हम दो हमारे 25 ना, ये नियम चलेगा तो बताओ भारत बहुत जल्दी से हम लोग टॉप लिस्ट पे चले जाएंगे। टॉप 1 टॉप 10 में जाकर टॉप 1 सीधे टॉप 10 में जगह रहता है। टॉप मतलब 1 के बाद बोलेंगे टॉप 10, सीधे 1 नंबर हासिल कर ले। 11 में 1 नंबर रहता कहा हो जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर में रहता कहा हो जाए। ये समझ रहा कुछ की दृष्टि में मत बोलो, बड़ा दुख होता है। बहुदिवसीय अब देखो क्या होता है, ये जितनी सारी जल है। अब बताओ कि जल अगर मान लेते हैं कि बहुत सारी नदियां निकल रही है, अब नदियां से कहीं ना कहीं तबाह होता है। जैसे कहने का मतलब बिहार तबाह है किससे? बिहार का शोक कोसी नदी, कोसी नदी। फिर बोलेगा बंगाल तबाह है किससे? तो दामोदर नदी। था अब नहीं है, था अब नहीं है। तो बताओ सर पहले था अब काहे नहीं है? तो अब इसलिए नहीं है क्योंकि अब बांध बना दिया गया। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी पर बांध है, लेकिन अभी उतना ज्यादा मतलब यहाँ पे देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र को तबाही से बचाने के लिए, जल के तबाही से बचाने के लिए हर एक जगह पर क्या बना दिया गया? बांध बना दिया। बांध से क्या कर रहा है? पानी को रोक लिया जाता है, उससे सिंचाई भी हो रहा है ना। तो इसके लिए परियोजना चलाई गई थी। तो परियोजना देखो क्या क्या है। परियोजना आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखो बहु मतलब क्या होता है? पत्नी, मेहरारू,
है ना। बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, उद्देश्य मतलब कुछ उद्देश्य मतलब बहुत ज्यादा, बहुत उद्देश्य से जो योजनाएं चलाई जाती है, मतलब एक उद्देश्य से नहीं कि हम लोग केवल सिंचाई करेंगे, एक उद्देश्य से नहीं कि हम लोग खाली पानी पिएंगे, मतलब उसका उद्देश्य है एक चीज नहीं, बहुत चीजों का उद्देश्य है, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो कहने का मतलब अगर हम बांध बना दिए तो बांध से क्या होगा, सबसे पहले बांध से बिजली उत्पन्न हो सकता है, सिंचाई भी हो सकता है, पीने योग्य पानी भी है, उसके बाद मत्स्य पालन भी हो सकता है ना। एक काम करें और उससे बहुत सारे उद्देश्य का पालन हो जाए, उसके बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो बहु का मतलब हमने कुछ सुन लेगा, बहु रे ना, जब एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति हो, ठीक ना, उसे हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। नदी, अब देखो सबसे पहले क्या है बाबू, नदी पर बांध बनाकर, ये परियोजना कैसे स्टार्ट होगा, नदी पर बांध बनाकर। जब नदी पर बांध बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिजली उत्पादन होगा, साथ ही साथ क्या होगा, सिंचाई होगा, फिर क्या हो जाएगा, पर्यटन का विकास। कहने का मतलब मान लेते हैं कि बांध बना दिए, ठीक है ना, तो बांध बना दिए, तो बांध बनाएंगे तो वहां झील बन जाएगा, ठीक है, उसके मुहाने पर क्या बनेगा, झील। अब देता है झील बनेगा, उसके पीछे क्या बनेगा, झील। अब जब झील बनेगा तो बढ़िया, अगर झील बन गया तो वहां पर पर्यटन स्थल हो गया, घूमने लोग आएगा, जैसे हम लोग का पर्यटन स्थल है बांध। अब देखो कोई आता है बाहर से बांध पर घूमेगा, ज्यादा रे गलत बात बोल रहा है ना। हम लोग बांध पर, हम लोग का पर्यटन स्थल अगर देखा जाए तो बांध, हम लोग टिकट भले नहीं काट रहे, अलग बात। अब एक दिन गेट लगाओ और टिकट काटो, 20 रुपए टिकट। कोई नया आदमी गांव में आए, जान जाओ गांव में आ गया तो कम से कम 20-25 को करेगा, घूमे जाएगा, 20 रुपए टिकट निकाल है ना। उसके बाद नहीं जाएगा, नहीं तब पुल पर चढ़ेगा और बाद घूमेगा, पूरा फोटो वोटो लेगा, है ना, है हाँ, फोटो वोटो लेगा, फिर वीडियो बनाएगा, उसके बाद क्या जाके वहां दिखाएगा, देखो नेचुरल ब्यूटी। हम लोग डेली उसको देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी को सामने से, है ना। अब मतलब शहरों वाला दिया गाँव में आए तो लगता है कि हम लोग जन्नत में आ गए। वास्तव में बात सही है, हमारा गांव आज भी जन्नत है, नहीं रे, हमारा गांव आज भी स्वर्ग है। कहने का मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग से कम थोड़ी है। जैसे देखो एक बात कहा गया है, आज बात कहा गया बाबू, कमाने 2 पैसा कमाने के लिए लोग शहर जाता है, लेकिन अगर जिस दिन शांति का जरूरत पड़ेगा ना, उस दिन गांव में ही आना पड़ेगा आपको। आज भी देखना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो कमाने के लिए शहर में, अगर छुट्टी मिलता है तो उसका एक न एक घर गांव में जरूर है, वहां से सारे लोग आते हैं और गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए होते हैं, और यहाँ आकर शांति क्या होता है, उसको महसूस होता है, क्योंकि गाँव एक आज भी शांत है। अब शहर में जाएगा, अब इतना देर हम पढ़ा रहे थे तो बताओ कि एक आध बार पे कुछ मिला होगा सुनने के लिए। अब शहर में बैठा तो भे भाग, मतलब शांत नहीं रहेगा, रह नहीं सकता है, वहां शांति है। रात के 1-1 बजे तो भे भाग सुनने के लिए मिलेगा, और यहाँ तो नींद आ जाता है 12 बजे ना। देखो नींद शहर में इसलिए नहीं आता है क्योंकि पे पा चालू रहता है, तो नींद कैसे आए, दिक्कत ये है, ठीक है ना। इस तरीके से कि हम लोग कुछ भी कर ले, लेकिन गाँव क्या है अपना, आज भी उत्तम है। भले इसकी जो आपस में लोग बंद के रहते थे, इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, विनाश होते चला रहा है, लेकिन आज भी हमारा गांव क्या है, सही है। मत्स्य पालन के लिए बाबू परिवहन का विकास भी होगा, ठीक है ना। इस तरीके से पहला नदी घाटी परियोजना कौन है बाबू, क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कहाँ बना था, पश्चिम बंगाल। कौन सा नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी घाटी, दामोदर नाम आ रहा है बाबू, तो दामोदर नदी है, इसलिए दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी पर बनाया गया है, इसलिए दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा गया है। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता था बाबू, दामोदर। किस नदी को, दामोदर। ये बंगाल का अशोक कहा जाता था, अब नहीं, बांध बनाकर इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है बाबू, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन, दामोदर। तो भारत का नहीं, पूरे विश्व का पहला नदी घाटी परियोजना यही है। स्वतंत्र भारत का पूछो, भारत का पूछो, सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कौन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नांगला बांध किस नदी पर है बाबू, सतलज नदी पर है, ये भी परियोजना ही है। तो भाखड़ा नांगला बांध बनाया गया किस नदी पर, सतलज नदी पर। ये सबसे ऊंचा बांध है, क्वेश्चन देखो बनेगा, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगला बांध, पूरे विश्व का। तो भारत का है कि नहीं है, तो पूरे विश्व में नहीं है तो भारत में नहीं है। पूरे विश्व में सबसे लंबा रेसलर कौन है, रेसलर का बात भाखड़ा माना जाएगा। रेसलर मतलब कुछ होता है, रेस करने वाला नहीं, मुक्काबाजी करे वाला, पटका पटकी करे वाला कौन है, नटका का पूछा है। हम लंबा का बात किए थे, द ग्रेट खली, द ग्रेट खली का नाम सुना है ना। हाँ, तो देखो कितना लंबा, 7 फीट लंबा है, 7 फीट 1 इंच, 7 फीट 1 इंच। और हमें वो उसके सामने रोम स्टूडियो आता है ना, तो लगता है चूहा लेके ऐसे जो करके देखता है, नहीं देखता है। पूरा स्टूडियो करने का मतलब तन्नी को है, जब तन्नी को है, घुटानों नहीं पार होता है, वेदवर को है, तो स्टूडियो करके है, वो रेसलर है, वो जानते तो यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक, इतना लंबा ही है। वो जब ऐसे खड़ा होता तो नीचे से निकल जाता है, वो इतनी को है, वो इतना लंबा है,
समझ में आया, द ग्रेट खली। ठीक है, अभी बाब आया था ना, कोची नाम है बाबू उसका, वार इसलिए आया था ना भारत का, जब इस सबको मार ले है राजपूत करके, कौन था, अरे उरे वीर करके कुछ तो याद नहीं आ रहा। देखो अब आगे चलते हैं, देख रहे हो बाबू, भागड़ा नंगला बांध कुछ बाबू सतलज नदी पर है, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है ना, गोविंद सागर झील, इस तरह यहाँ पर देखो गोविंद सागर झील कहा गया, तो गोविंद सागर झील इसलिए आ गया कि ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब में। अब पंजाब में किसका ज्यादा जनसंख्या था, सिखों का। किसका, सिखों का। तो सिखों का 10वें गुरु का नाम कुछ है, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस झील का नाम क्या बंद कर दिया गया, गोविंद सागर झील। ये झील बनता किससे सर, तो जब भागड़ा नांगला बांध बनाया था सतलज नदी पर, तो उससे एक झील का निर्माण हुआ था जिसका नाम है गोविंद सागर झील, जिसकी ऊंचाई कितना बाबू, 226 मीटर। अब देखो, अब बोलेगा बाबू ये करता क्या है, तो इससे बिजली उत्पन्न होता है, कितना मेगावाट, 1275 मेगावाट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक ना, आगे चलते बाबू। सतलज नदी से निकलकर यह एक नहर निकलती है, सतलज नदी से जब यह बांध बनता है तो एक नहर निकलती है जो राजस्थान में जाती है, इसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। बोले बाबू है कहाँ, राजस्थान। देखो ये पगलवा नाम शांत हो गया, नाम भोका है, सब बंदर है, सब बंदर है। देखो यहां पर आपका देखो पंजाब नजर आ रहा होगा, दिखा दिया पंजाब ने, अरे पंजाब नजर आ गया, हरियाणा पंजाब, यहीं से निकलता अपना सतलज नदी, यहीं पर एक बांध बनाया गया। ठीक है, अब ये बांध बनाया गया तो इधर जाएगा, लेकिन एक से को नहर निकलता है, एक पनिया देगा ना, देगा ना, तेरह से को नहर निकलता है, इससे होते 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 निकलता है। आई नहर को बोला गया है इंदिरा गांधी नहर। यह सबसे लंबा नहर इसी को कहा गया। यहाँ पर पूछेगा बाबू, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस नदी से होता है, किस बांध से होता है, किस नदी पर होता है, सतलज नदी पर। कौन सी नदी, सतलज नदी। इसका टोटल लेंथ कितना है, 500 किलोमीटर। यह विश्व का सबसे बड़ा नहर है। बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर, विश्व का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर। आगे चलते बाबू, अगला बात है हीराकुंड बांध, जो कौन नदी पर है, महानदी पर। पड़ता कहाँ सर, उड़ीसा में। ठीक है ना बाबू, विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। विश्व का सबसे लंबा तो मतलब भारत का लंबा कि छोटा, जब विश्व में लंबा तो भारत में भी लंबा। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है बाबू, हीराकुंड बांध। तो भारत का भी सबसे लंबा बांध कौन है बाबू, हीराकुंड बांध। लंबाई अब इससे क्या निकलेगा, तो 270 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। उससे देखो कितना, 1275, इससे कितना 270, यानी इससे बिजली उत्पादित करते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा कम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्मदा नदी गाड़ी परियोजना जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, बहुत सारी परियोजना तो बहुत सारा है, बांध तो बहुत सारा बने, बोलेंगे दानू भी नदी गाड़ी परियोजना है, नहीं दरदान नदी गाड़ी परियोजना बोलेंगे। अरे तो ये परियोजना पढ़ा दें, और हिस्ट्री को कोनो में नाम नहीं होगा दरदान नदी गाड़ी परियोजना के बारे में होगा, तो जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मतलब सब मत लिखना है कि दरदान नदी गाड़ी परियोजना कहाँ है सर, तो हाँ दानू भी है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या है सर कि उससे पानी आता है, लेकिन सिंचाई बढ़िया से नहीं होता है, यही लिखेगा है, पानी ढंग से नहीं आता तो सिंचाई कहाँ से होगा। और बोले टूरिस्ट प्लेस है कि कुछ आते हैं तो लोग घूमने जाते हैं पर टिकट नहीं देते बिना टिकट के घूम रहे हैं। आगे चलते बाबू, नर्मदा नदी गाड़ी परियोजना नर्मदा नदी पर है, और है कहाँ बाबू, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो जी भोपाल तरफ, ये मध्य प्रदेश, ये पूरे विश्व का देखो सबसे बीच वाला भाग, पूरे देश का बीच वाला भाग, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश, यहाँ पर था। ठीक है, अब आता है बाबू चंबल नदी गाड़ी परियोजना, चंबल। अब चंबल को चप्पल मत पढ़े लगना, चंबल नदी गाड़ी परियोजना। यहाँ पर देखो 3 बांध है, गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, कोटा बैराज बांध। ठीक है ना बाबू, तो क्वेश्चन आता बाबू चंबल नदी पर कितने बांध है सर, 3 बांध। देखो गांधी सागर, राणा सागर और कोटा कर, इस तरीके से समझा गया। पड़ता कहाँ है सर, राजस्थान में। ठीक ना, बोलेगा चंबल नदी कहाँ है सर, राजस्थान में। चंबल नदी पर कितने बांध है सर, 3 बांध है। आगे चलते बाबू, नागार्जुन बांध। ठीक है, वो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। पड़ता कहाँ है सर, आगे चलते बाबू, बिहार में कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं, बिहार में मुख्य परियोजना है जिसमें आप 3 का नाम दिए हैं। एक होता है सोन नदी घाटी परियोजना, एक कोसी नदी घाटी परियोजना, एक गंडक नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना क्या है बाबू, तो यह परियोजना कब हुआ था, तो 1874। बोलेगा बिहार का सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है, सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार का सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है, सोन नदी घाटी परियोजना। अब बिहार का सबसे पुराना यही है, बोले ना बिहार का सबसे पुराना है। आगे तो कोसी नदी घाटी परियोजना,
ये कहाँ पड़ता है बाबू? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। बताओ नेपाल में। देखो कोसी नदी घाटी में कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में क्यों बनाया गया था? नेपाल के बगल में ना बिहार है, नेपाल बिहार का बॉर्डर लगता है रे। अब देखो बिहार का अशोक इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि जब नेपाल में कोसी नदी में जब बढ़वा आता है ना तो पूरा का पूरा उत्तरी बिहार तबाह कर ले जाता करता है ना, इसलिए बिहार का अशोक किस नदी को कहेंगे? कोसी नदी को। सबसे ज्यादा तेज बहाव है इसके पास, कोसी नदी के पास क्या है? सबसे ज्यादा तेज बहाव है। और जब तेज बहाव रहेगा, आप सुनो ध्यान से, जब तेज बहाव रहेगा कहने का मतलब है कि उसको रास्ता इवन मतलब रास्ता मान लेते कि ऐसे जाना है उसको, अब तेज बहाव रहेगा, ठीक है ना, तो जनता नहीं चल जाएगा। अब हम लोग दौड़ेंगे, अब रोड पर दौड़ रहे, अब मान लो कुछ आ गया, अब मुड़ना एक बजे मुड़ेंगे, वो तोड़ते तो निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे। अरे कोई बीच में आता है, मान लो कस के बाइक चला रहा है, ठीक है, अब गाड़ी एक बार बीच में आ गया, तो बताओ कि हम लोग मुड़ पाते हैं? वो ठोक ठाक के पार हो जाते हैं। तो बताओ कि उसका मार्ग है न घूमने का, जैसे कहने का मतलब है जा रहा है, आ जाने के बाद इधर घूरना है, और उसको पता नहीं है दिमाग में, वो सोच रहा है कि आज हम 100 पहुंचा दिए, अब 100 पहुंचा दिए हैं, उसको घूरना घूरेगा, वहीं से जाएगा और अब घूरेगा, घूरवे नहीं करेगा, सीधे चल जाएगा उसका। तो बताओ मार्ग इसको एन्ने था, मार्ग चल गया सीधे, तो बताओ मार्ग बदल गया कि मार्ग में जा रहा है? हाँ, तो कहेगा बाबू कि बिहार का कौन सा नदी है जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलता है? कोसी नदी है। और समझ में गया? बिहार बोले कौन सा नदी है सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है? तो कौन नदी? कोसी नदी। वो जन्नत में घूमते घूमते, क्योंकि उसका बहाव क्या है? सबसे तेज। आगे चलते हैं। गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ पड़ता बाबू? यूपी और बिहार के बॉर्डर पर। कहाँ बाबू? यूपी और बिहार के बॉर्डर पर। यूपी और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है, बॉर्डर पर पड़ता है। वो पश्चिम चंपारण के कौन नगर में? वाल्मीकि नगर में इसका मतलब ये परियोजना कहाँ है? पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में इसको बनाया गया, जो बिहार और कहाँ? यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। कौन परियोजना? गंडक नदी घाटी परियोजना। तो यहीं से हमारा तीसरा लेसन भी खत्म होता है, यहीं से तीसरा लेसन भी खत्म। ज्योग्राफी का 3 लेसन आज कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, मंगलवार को क्या पढ़ेंगे? चौथा लेसन स्टार्ट करेंगे। कल का क्लास आपका बायो का है ना? चलो जल्दी से नोट डाउन करो।